गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम कुछ मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं और उनका थोड़ा इम्पैक्ट एनालिसिस देखेंगे कि वो मार्केट को कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दो ही इम्पैक्ट आएंगे, तो पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा, नेगेटिवली इफेक्ट करेगा, एक शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा एक बार ऊपर ऊपर से कवर कर लेते हैं। सो फर्स्ट इवेंट जो है हमारा, या फर्स्ट जो टॉपिक है हम कवर करेंगे, विच इज़ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की जो रेट कट की जो न्यूज़ चल रही है, उससे क्या इम्पैक्ट आएगा मार्केट के ऊपर। तो देखो, या तो रेट्स कट होंगी या रेट कट नहीं होंगी, फ्लैट रह सकती हैं या बढ़ सकती हैं, ये तीन ही केसेस हैं। उसमें से जो हाई जो प्रोबेबिलिटी है अभी वो दिख रही है रेट कट होने की, ठीक है, 25 बेसिस पॉइंट से। ओके, सो एक्सपेक्टेशन है, मेजोरिटी की एक्सपेक्टेशन यही है। अभी हम ये देखते हैं कि अगर रेट कट होती है तो डिफरेंट सेक्टर्स पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, या कौन से सेक्टर पे अच्छा इम्पैक्ट आएगा, किस पे बुरा आएगा। सो फर्स्ट डिस्कस करते हैं बैंकिंग स्टॉक्स पे। बैंकिंग स्टॉक में क्या हुआ ना, शॉर्ट टर्म के अंदर थोड़ा सा इम्पैक्ट अगेंस्ट आएगा, विच इज़ बिकॉज नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है ना वो रिड्यूस हो जाएंगे। उसका रीज़न ये है कि जो बैंक की जो लैंडिंग रेट है विच इज़ फॉलिंग फास्टर दैन डिपॉजिट्स, ठीक है, डिपॉजिट्स इतने चेंज नहीं हो रहे लेकिन लैंडिंग रेट उनकी फास्ट चेंज हो जाएगी। तो शॉर्ट टर्म के अंदर उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, बट मीडियम अगर टर्म में आप देखोगे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज जब रेट कट्स होते हैं तो जो नंबर ऑफ लोन्स है, ठीक है, क्रेडिट ग्रोथ है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है, तो लोन की वॉल्यूम बढ़ेगी तो उनके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा इफ़ रेट कट्स बाय 25 बेसिस पॉइंट्स। सो बैंकिंग स्टॉक्स पे या बैंकिंग सेक्टर पे ये इम्पैक्ट आएगा। सेकंड देखते हैं, रेट सेंसिटिव सेक्टर्स होते हैं कुछ, है ना, जिनका रेट्स पे काफ़ी डिपेंडेंसी होती है, लाइक ऑटो सेक्टर हो गया, रियल एस्टेट हो गया, कंज्यूमर्स के जो कंज्यूमर वाले जो सेक्टर हो गए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड दोस, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है। अभी देखो, रिसेंटली लास्ट जो अपना पॉलिसी था, पॉलिसी का जो कमेटी का मीटिंग था, उसमें क्या हुआ था कि जो हमारे गवर्नर हैं उनका स्टांस ये था, एनबीएफसी के लिए थोड़ा पॉजिटिव था, ठीक है। तो रेट कट्स के जो लास्ट इवेंट हुआ उसके बाद से एनबीएफसी में अच्छी खासी रैली देखने को मिली है, ठीक है, बिकॉज उनके लिए जो बोरोइंग कॉस्ट है वो गिर जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल गया। बूस्टिंग डिमांड्स फॉर होम्स, व्हीकल्स एंड कंज्यूमर फाइनेंसिंग, ठीक है। तो दीज आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन रेट कट्स। अगर रेट कट्स होती हैं तो इनके अंदर डिमांड बढ़ेगी, सिंपल। सो ये सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव यहाँ पे एस्पेक्ट रहेगा रेट कट्स के ऊपर। बॉन्ड मार्केट में क्या इम्पैक्ट आएगा, रेट कट होने की वजह से बॉन्ड यील्ड गिर जाएंगी, ठीक है, बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ जाएंगी, बॉन्ड मार्केट पे ये इम्पैक्ट आएगा। बट जो म्यूचुअल फंड्स या जो डेट फंड्स होते हैं जो बॉन्ड्स पे पैसा डालते हैं, या हुएवर द इन्वेस्टर्स विच आर इन्वेस्टिंग इन डेट फंड्स, उन पे क्या इम्पैक्ट आएगा कि वहाँ पे मार्क टू मार्केट का जो गेन है ना वो बढ़ जाएगा, बिकॉज बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो उनका जो आपको दिखेगा गेंस दिखेंगे वो थोड़े से बेटर होते हुए दिखेंगे। कवर करते हैं। लास्ट में क्या है कि रुपीज़ एंड एफआईआई का फ्लो, उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा। जैसा कि आप लोग को अगर बेसिक आइडिया होगा, तो इसमें क्या होता है ना कि जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो एफआईआई का फ्लो यहाँ से निकलता है, इंडिया से बाहर जाता है, जस्ट बिकॉज जब वो इंडिया में पैसा डालते हैं और इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो गई है तो उनके यहाँ पे रिटर्न्स जो है उन पे इफेक्ट आता है, रिटर्न्स कम बनते हैं, देन दे प्रेफर टू गेट देयर मनी आउट ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो एफआईआई का फ्लो यहाँ पे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर इंडिया यूएस में भी रेट कट्स होते हैं, ठीक है, देयर आर एक्सपेक्टेशन 85% प्रोबेबिलिटी का, ऐसा कुछ डेटा आ रहा है बहुत सारे आर्टिकल्स में कि वहाँ पे भी रेट कट्स हो सकते हैं, देन इट कुड मेंटेन द एफआईआई फ्लोज, ठीक है। लेकिन अगर हम आरबीआई के साथ, अगर थोड़ा आरबीआई का थोड़ा सा एक डोबे स्टांस रहता है, ठीक है, आरबीआई ये कुछ ऐसा स्टेटमेंट देता है कि हम ग्रोथ की तरफ फोकस कर रहे हैं, देन एंड ओनली देन एफआईआईज कैन ट्रस्ट दैट इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उसके ऊपर वो थोड़ा होल्ड कर सकते हैं कि रेट कट होने के बाद इकोनॉमी अगर बूस्ट कर रही है, ग्रोथ आ रही है इकोनॉमी में, देन जो एफआई का जो फ्लोज है वो इंडिया की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ जाने में थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, उसके चांसेस थोड़े रिड्यूस हो जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट कवर करते हैं, विच इज़ रुपीज़ हिट रिकॉर्ड लो। नेक्स्ट पॉइंट इज़, जब रुपी रिकॉर्ड लो पे टच कर रहा है तो एफआई की सेलिंग डेफिनेटली कंटिन्यूस बनी रहेगी यहाँ पे। हाउ इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट डिफरेंट सेक्टर्स, अगर सेक्टोरल अप्रोच देखें इसमें तो आप ये देखो कौन से सेक्टर्स के लिए बेनिफिट है अगर रुपी लो हिट करता है। तो आईटी सेक्टर, फार्मा, टेक्सटाइल, ये मेजर वो सेक्टर है जो कि एक्सपोर्ट जो इकोनॉमी है उस पर डिपेंड करते हैं। आईटी का 70 to 80% जो भी रिवेन्यू है वो बाहर से आता है। अगर रुपी की वैल्यू कम होती है तो यहाँ पे उनके प्रॉफिट्स में ग्रोथ देखने को मिलेगी, अर्निंग में बूस्ट मिलेगा, ठीक है। 1 रुपये अगर वीक होता है, अगर डॉलर 1 रुपये से, डॉलर के कंपैरिजन में इंडियन रुपीज़ 1 यूनिट से कम होता है तो यहाँ पे उनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैं वो 40 to 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ते हैं, ठीक है। तो आईटी सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट रहेगा अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। फार्मा के लिए
सेम चीज़ फार्मा के लिए, बिकॉज फार्मा का भी जो हमारा जो मेजर है वो एक्सपोर्ट्स पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी हमें एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिलेगा, बिकॉज जो ये फार्मा इंडस्ट्री जो है मेजर जो अपना एक्सपोर्ट है वो अमेरिका और यूरोप वाले एरिया में होता है, तो वहाँ से पेमेंट डॉलर टर्म्स में आती है। इट इज़ गोइंग टू बेनिफिशियल फॉर फार्मा एज वेल। टेक्सटाइल एंड केमिकल, इसमें क्या होगा ना, टेक्सटाइल और केमिकल में हमारा जो मेजर कंपटीशन होता है वो रहता है बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना, इन कंट्रीज से, ओके। तो एक कॉम्पिटिटिवनेस है यहाँ पे। अगर यहाँ पे जैसे आप मान लो रुपी सस्ता होता है तो इंडिया से जो माल जाएगा वो फॉरेन बायर्स को सस्ता पड़ेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है, ऑर्डर बुक है वो यहाँ पे बिल्ड होगी इंडिया में, और यहाँ पे थोड़ा सा बिजनेस बढ़ेगा एज़ कम्पेयर टू दिस कॉम्पिटिटिव मार्केट्स। कौन से सेक्टर्स यहाँ पे एक नेगेटिव चीज़ को फेस करेंगे अगर रुपी लो हिट करता है? तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स डेफिनेटली, जैसा कि हमने देखा यहाँ पे 2 हिट आएंगे। एक तो एफआईआई की सेलिंग आएगी, जो कि प्रीवियस पॉइंट था। एफआईआई की सेलिंग से क्या होता है ना कि मेजर जो इन्वेस्टमेंट होता है उनका बड़े बैंक्स में होता है, ठीक है, प्राइवेट बैंक्स हो गए जैसे HDFC, ICICI, कोटक एंड ये सब। अगर वहाँ से एफआई का आउटफ्लो होगा तो उनके शेयर प्राइसेस पे इफेक्ट आएगा, ठीक है। बैंकिंग पूरा सेक्टर ही इफेक्ट होने वाला है फिर, ठीक है। फिर जो इंपोर्ट बेस्ड जो अपनी इकोनॉमी है वो भी इफेक्ट करेगी, तो जो इंपोर्ट इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इंटरेस्ट रेट देखना पड़ेगा आरबीआई को कि वो बढ़ाए कब करे, ठीक है। उनका स्टांस भी यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। तो ये वाले जो सेक्टर्स हैं जिन पे इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, एंड दूसरा जो बड़े जो बैंक्स हैं इनके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज डेफिनेटली वो इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, ठीक है। एविएशन इंडस्ट्री, पेंट्स, ऑटोमोबाइल, जो कि क्रूड ऑयल पे जिनकी हैवी डिपेंडेंसी है, उनके ऊपर भी रुपी जब लो हिट करता है तो उनके लिए चीज़ें महंगी हो जाती हैं। मिड एंड स्मॉल कैप, सिमिलर टू बैंकिंग, बड़े बैंक्स जो हो रहे हैं जिनके साथ जैसे हो रहा है कि एफआई का आउटफ्लो उनको हिट करता है, सिमिलर वे में एफआई जो अपना इलिक्विड जो होते हैं मिड कैप एंड स्मॉल कैप जो कंपनीज होती हैं या जो सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट होता है उनका, उससे भी वो पैसे को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जो ट्रिगर होते हैं ये सेक्टर से 15 से 20% का हिट आता है इनको, और लार्ज कैप जो सेक्टर है उसमें 5 से 7% का हिट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया जब रुपी लो हिट करेगा, तो हमारे लो हिट कर रहा है तो हमारे कौन से सेक्टर पे कैसा इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक उसको कवर करते हैं जो टॉपिक है हमारा, विच इज़ OECD रिटेन्स इंडियाज FY26 ग्रोथ फोरकास्ट एट 6.7%। OECD इज़ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमी कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। इन्होंने इंडिया के लिए एक रिपोर्ट निकाली है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बिल्ड हो रही है, ठीक है। और कुछ फैक्टर्स दिए हैं कि क्या चीज़ें हैं जो इंडिया की जो इकोनॉमी जो है 6.7% का जो इन्होंने दिया है फोरकास्ट, वो किन चीज़ों पे डिपेंड ज़्यादा कर रहा है। इट इज़ मेजरली डिपेंडिंग ऑन इंक्रीजिंग इनकम्स। इनके डेटा के अकॉर्डिंग कि इनकम बढ़ रही है इंडिया में, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो फेवरेबल है जो कंजम्पशन है वो बढ़ाने में, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी सपोर्ट कर रही है और गवर्नमेंट खुद भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है। तो कैपेक्स बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब चीज़ों में जो है ना इन्वेस्टमेंट आ रहा है इंडिया में। तो OECD ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें कि 6.7% का वो फोरकास्ट कर रही है 2026 की GDP ग्रोथ, ओके। तो पॉजिटिव सेंटिमेंट ड्राइवर क्या क्या हैं इसमें, आप ये देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कैपेक्स है वो बढ़ेगा, तो ये किन स्टॉक्स को, स्पेसिफिकली स्टॉक्स हो गए या कुछ सेक्टर्स हो गए, उनको बेनिफिट करने वाला है, ठीक है। इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अगर GDP ग्रोथ ये रहती है तो 2026 के अकॉर्डिंग कंजम्पशन बढ़ेगा, जैसा कि लास्ट पॉइंट भी कवर हुआ था कि इनकम अगर बढ़ रही है तो कंजम्पशन बढ़ेगा, ठीक, कंजम्पशन बढ़ेगा तो ओवरऑल GDP की ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी यहाँ पे, ओके। फाइनली FII री रेटिंग पोटेंशियल, अगर FII को दिखा कि भाई इंडिया में अगर ये हो रहा है कि GDP में ग्रोथ है तो डेफिनेटली दे वुड बी मोर इंटरेस्टेड, उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन ये बन सकता है, ठीक है। बट इस चीज़ में रिस्क क्या है, ठीक है। आपको देखने को मिल रहा है कि भाई इंडिया की GDP बढ़ रही है, बट रिसेंटली जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनके बाद बहुत सारे सेक्टर्स में एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला है, ठीक है, एक अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिली है। बट ऐसी सिचुएशन में क्या होता है ना, जब ग्रोथ बहुत तेज़ होती है तो मार्केट्स में कुछ चीज़ें ऑलरेडी मूव कर चुकी होती हैं, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया की GDP ग्रो कर रही है, सारी चीज़ें ग्रो कर रही हैं, बट आपका पोर्टफोलियो ग्रो नहीं कर रहा। इसमें क्या होता है कि आप आंख बंद करके किसी कहीं पे भी जगह पैसा मत लगाइए कि आपको लग रहा है कि नहीं इंडिया ग्रो करेगा तो मैं अच्छी कंपनी में पैसा डाल दूँ। नहीं, कंपनी अच्छी हो, अच्छी बात है, बट कंपनी फेयरली वैल्यूड भी हो, अच्छी कंपनी हो, अच्छी प्राइस में मिले, उसमें पैसा डालो, इट विल गिव ग्रोथ टू योर पोर्टफोलियो,
ठीक है, अगर आपने ब्लाइंडली अगर इंडिया की ग्रोथ पे पैसा डाल दिया तो डेफिनेटली इट कैन अफेक्ट योर इन्वेस्टमेंट्स एंड इट कैन लाइक ब्लॉक योर मनी, ठीक है। सो रिस्क का अगर यही है कि अगर आप ब्लाइंडली सिर्फ ग्रोथ के ऊपर पैसा डाल रहे हैं तो रिकमेंडेशन ये है आर्टिकल में कि आपको देखना है, वैल्यूएशंस देखनी है, ठीक है। निफ्टी इज़ करेंटली ट्रेडिंग अराउंड 23 और 24 के पी के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। बट निफ्टी का जो 10 साल का एवरेज पी है विच इज़ 20, तो निफ्टी खुद भी एक कॉस्टलियर साइड दिख रही है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेच वैल्यूएशन दिख रही है अपने निफ्टी के अंदर। तो सिमिलर वे में आपको अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक जा रहे हो या आप किसी भी सेक्टर में जा रहे हो तो आप उसका पी चेक करिए, ठीक है, अच्छी प्राइस चेक करिए, वो मिल रही है तो आप इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे करिए, तो आपको अच्छी एक ग्रोथ देखने को मिल जाएगी जीडीपी के साथ साथ। ओके, सो दीज वर 3 मेजर इवेंट्स विच आर गोइंग टू अफेक्ट इंडियन इकोनॉमी इन दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो आई होप कि डिस्कशन थोड़ा फ्रूटफुल रहा होगा। अगर कोई पॉइंट मिसिंग है, आपको लगता है कुछ आप वैल्यू ऐड कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में इस चीज़ को ऐड करिए, वी वुड पिन यू, जिससे कि लोगों को थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिले। ओके, सो दिस वाज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली, फाइन। So thank you and we will meet in next video. Till then, goodbye.